सारी की सारी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आज इसी लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे। स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स। क्यों है, क्या है, कैसे है। अब भाई मैच में हमारे पास हर एक चीज का स्टैटिस्टिकल डेटा होता है कि भाई विराट कोहली ने इस मैच में इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतने इतने रन मारे, तो वो हमारे पास एक तरीके से प्रॉपर्ली आ जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे कि ये है। अब यहाँ बोला है इस डेटा के लिए आप क्या करो, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। बेटा सबसे पहले मीडियन निकालते टाइम एक और चीज आपको दिमाग में बहुत जोरों से फिट करानी है, और वो चीज क्या है कि मीडियन हमेशा अरेड डेटा का निकलता है। Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and आपके अपने टाइटन्स बैच के अंदर। तो इस बैच में हम लोग बेटा वन शॉट कर रहे हैं फॉर द चैप्टर्स दैट आर देयर इन योर बुक एंड सिलेबस, एंड जिसी के साथ आज हम लास्ट लेक्चर, बिल्कुल, तो हमने सारे चैप्टर्स के वन शॉट कर लिए हैं। आज हम लोग इस लास्ट चैप्टर के दैट इज स्टैटिस्टिक्स का वन शॉट करने वाले हैं। लेट्स सी कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हम कैसे मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं, और बाकी सब इस चैप्टर में क्या क्या आता है अलॉन्ग विद सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। सो लेट्स सी कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सारी की सारी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आज इसी लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे। स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स। क्यों है, क्या है, कैसे है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में, रॉ डेटा, अरे डेटा, ग्रुप डेटा, अरे डेटा, राइट। फिर हम वेरिएबल के बारे में समझेंगे, टैबुलेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी के बारे में। देन उसके बाद हम लोग क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एडजस्टमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और भाई ये सारी चीजें हम एक ही लेक्चर में खत्म भी करेंगे। तो यहाँ पे बेटा इसी के साथ साथ मीन, मीडियन और उसके क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। तो भाई अब इतने दिन हो गए लाइव क्लास मिस हुए, है ना, और मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, एंड मैं ये उम्मीद भी कर रही हूँ कि आपकी प्रिपरेशन, आपके एग्जाम्स की तैयारी सबसे ओपी डोपी चल रही होगी, राइट, ताकि आपके जो एग्जाम्स में मार्क्स है वो एकदम ओपी डोपी आ सके और 10th में और अच्छे से हम लोग मेहनत कर सकें। तो यहाँ पे बच्चा प्लीज, दिस इज हाई टाइम नाउ। अगर अभी भी आप ऐसे डाइसी हो प्रिपरेशन के लिए, तो भाई वापस आ जाओ जिंदगी में, ठीक है। 1 महीना मांग रही हो तुमसे, जम के पढ़ाई कर लो यार, रिवीजन यहाँ से ले लो, थ्योरी यहाँ से ले लो, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो, ताकि एकदम बोले तो ओपी स्टाइल में हम लोग कवर कर सके सारी चीजें। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। इसी के साथ सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। इस पूरे सिलेबस के अराउंड ही आज हम हमारा लेक्चर करने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस में इंट्रोडक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रिकग्निशन ऑफ रॉ, अरेड एंड ग्रुप डेटा, टैबुलेशन ऑफ डेटा, टैली मार्क्स हो गया आपका, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स हो गया, मीन मीडियन हो गया, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लास साइज, और ये सारी चीजें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सारी चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। अब भाई मैथ्स में हमें पता है कि हम नंबर्स के साथ खेलते हैं, और ये नंबर्स के साथ जब हम खेलते हैं तो यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास, वो नंबर्स में बहुत तरीके का आ सकता है। जैसे कि मैच तो सब लोगों को देखना पसंद है। अब मैं इंडिया वर्सेस फाइनल पे नहीं जाना चाहती हूँ, बट ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो मैच हम सबको देखना बहुत पसंद है। अब भाई मैच में हमारे पास हर एक चीज का एक स्टैटिस्टिकल डेटा होता है कि भाई विराट कोहली ने इस मैच में इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतने इतने रन मारे, तो वो हमारे पास एक तरीके से प्रॉपर्ली आ जाता है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखी जाए तो भाई स्टैटिस्टिक एक्चुअल में क्या होता है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, तभी हमें पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये कंसर्न होती है इंफॉर्मेशन से, जो कि कलेक्ट की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, समराइज की जाती है, एनालाइज की जाती है कंक्लूजन्स निकालने के लिए। अब ये इतने भारी भारी शब्द कौन से आ गए, एक बार समझते हैं, ठीक है। अब भाई मान लो कि भाई हमने देखा कि क्रिकेट मैच हुआ, और एक मैच में विराट कोहली ने मारे फॉर सपोज 85 रन, दूसरे में 42 रन, देन मारे 91, फिर 102 व्हाटसएवर, ठीक है। इतने 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 रन जो हैं वो विराट कोहली ने बनाए। अब ये तो हो गया एक कलेक्शन ऑफ डेटा, कि भाई हमारे पास वो डेटा है कि जैसे जैसे वो रन्स बनाता गया, हम लोग उसको स्टोर करते गए और वो डेटा हमारे पास आ गया। इतनी सिंपल सी बात है। अब दूसरा है यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करना। अब भाई ऐसा थोड़ी है कि आप पूछो कि हाँ भाई कितने रन बनाए, कोई बंदा ऐसे खड़े हो जाए और ऐसे रटता हुआ शुरू हो जाए, राइट, नो। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, एक टैबुलर फॉर्मेट में, या आप कभी कभी मैच के बीच में देखोगे ना, जब वो एकदम से स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं कि भाई इतने ओवर में यहाँ पे हम इतने पे थे, इतने ओवर में इतने पे थे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से रिप्रेजेंट करना। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या किया जाता है, हम सबको प्रेजेंट किया जाता है, स्क्रीन पे हमें दिखता है कि हाँ भाई टेबल में बना दिया कि फर्स्ट मैच में इतना, सेकंड में इतना, तो वो एक कलेक्टेड डेटा हो गया, वो एक ही जगह पे स्टोर डेटा हो गया, जो कि हमारे लिए उसको समझना आसान हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर उसको हम लोगों को प्रेजेंट किया। अब प्रेजेंट करने के बाद एक समराइज भी किया बेसिकली कि हाँ ये दिखा क्यों रहे हैं, ताकि एक कंपैरिजन हो, किसका, पिछले मैचेस का और इस मैचेस का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एनालाइज कर सके। अब बेटा डेटा का हमें प्रेजेंट कराने का मतलब ही ये है भाई हमें क्यों दिखा रहे हैं, ताकि हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन ले सके। बहुत सिंपल सी बात है, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें, राइट। चलो अब मैच को छोड़ देते हैं, आपकी रिपोर्ट कार्ड पे आते हैं। अब भाई आप लोगों के क्लास में एक टेस्ट हुआ, आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है। अब भाई रोल नंबर 1 के कुछ मार्क्स आए, रोल नंबर 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के एंड सो ऑन, कॉपीज चेक हो गई, मार्क्स सारे आ गए। नाउ दिस इज कि टीचर के पास एक डेटा आ गया, कलेक्ट हो गया डेटा। अब उस डेटा को आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या करना, एक तरीके से पहले क्या होता है, रफ शीट में वो ऑर्गेनाइज करती है, फिर उसको प्रेजेंट करती है किस फॉर्म में, आपके रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में, कि भाई आपके UT1 में इतने नंबर थे, UT2 में इतने नंबर थे, UT3 में इतने नंबर थे, इतनी परसेंटेज थी, इतना टोटल बना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया। प्रेजेंट के बाद समराइज करते हैं कि हाँ भाई चलो ओवरऑल दिखा दिया यहाँ पे, एंड उसके बाद आपके पेरेंट्स को जब वो रिपोर्ट कार्ड दिखाई जाती है तो वो एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई पढ़ाई तो बहुत हो रही है तुम्हारी। तो यही चीज है कि भाई जब डेटा हमारे पास आता है, उस चीज का होना, ठीक है। अब खाना ही सोच लो यार, अब तुम्हें मान लो मिक्स वेज सब्जी बनानी है, ठीक है, तुमने सारी वेजिटेबल्स कलेक्ट कर ली, कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उसको तुमने पील कर लिया, जिसको ग्रेट करना था ग्रेट कर लिया, जिसको चॉप करना था चॉप कर लिया, प्रेजेंटेशन, ठीक है, एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइज के बाद उसको बनाने के बाद प्रेजेंट किया। अब प्रेजेंट करने के बाद आपने प्लेटर वगैरह पूरा बना के उसके ऊपर हरिया धनिया पत्ता वत्ता सब लगा के अच्छे से सुंदर से दे दिया। अब भाई घर वालों ने एक बाइट खाया, उनको मजा नहीं आया, दैट इज एनालाइज ऑफ डेटा, समझा। तो ये सारी चीजें ओवरऑल घूम फिर के आती हैं कि एक डेटा से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे रॉ डेटा क्या होता है। रॉ डेटा होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सबसे मैंने एक एक करके पूछा कि हाँ भाई बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स आए, आपने बोला मैम मेरे 10 में से 9 आए, फिर दूसरे बच्चे ने बोला मेरे 7 आए, फिर उसने बोला मेरे 3 नंबर आए, फिर एक ने बोला 6 आए, दूसरे ने बोला मेरे फुल आए, फिर एक ने बोला 9 आए, 8 आए, फिर एक और के 9 आए, एक और के 9 आए, 7 आए एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया बेटा रॉ डेटा, कि बस डेटा मैंने किसी से पूछा 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 पूछा। अब इस डेटा को देख के आप क्या समझ सकते हो कि हाँ यार ठीक है, कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आए, कुछ बच्चों के नहीं भी आए हैं, सो दिस इज लाइक एवरेज भी नंबर आए हैं, तो आप बस ये समझ सकते हो। ऐसा डेटा जो कि सिर्फ कलेक्ट करके बिना ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट करे छोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ बारी आती है अरेड डेटा की। अब अरेड डेटा क्या होता है बेटा, जब हमारे पास जो भी डेटा है उसको अगर हम या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। क्या बोला कि जो भी हमारे पास डेटा आया उस डेटा को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से कोई भी ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो ऐसे डेटा को बोला जाता है अरेड डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी डेटा को बच्चा मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे छोटा मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। 3 के बाद मेरे पास यहाँ पे 6 आएगा, 6 के बाद मेरे पास यहाँ पे 2 7 आएंगे, तो 7 आ गया, 7 आ गया। 7 के बाद मेरे पास एक 8 आएगा, एक 8 के बाद मेरे पास 1 2 3 एंड 4 9 आएंगे, सो 1 2 3 एंड 4 9 आएंगे और 10 आएगा। तो जो ऊपर वाला डेटा था दैट वाज रॉ डेटा। अब इस डेटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, आप चाहो तो डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, और जब असेंडिंग में कर दो या डिसेंडिंग में कर दो तो ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे डेटा। इट कैन बी इधर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बोथ, तो कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है बेटा कि कहीं कहीं पे जब लोग ज्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने मान लो मुश्किल से 10 लोगों से नंबर पूछे, अब मुझे अगर 200 बच्चों से नंबर पूछने हैं तो मैं अगर ऐसे लिखती जाऊंगी तो भाई रात ही हो जाएगी, और 200 बच्चों के नंबर लिख के मैं अगर किसी आगे तीसरे बंदे को दिखाऊंगी
तो 200 नंबर पड़ेगा थोड़ी, उसके लिए तो कितना मुश्किल हो जाएगा समझना, और हर एक नंबर का वो करेगा भी क्या। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दिखाना है किसी आगे को कि मेरी क्लास परफॉर्म कैसे कर रही है, और मैंने 50 नंबर का टेस्ट लिया, तो उस 50 नंबर को मैं क्या कर सकती हूँ, ग्रुप कर सकती हूँ। कैसे? मान लो मैंने एक ग्रुप बना दिया कि 0 से 10 तक कितने बच्चों के नंबर आए, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, 20 से 30 कितने बच्चों के नंबर आए, 30 टू 40 कितने बच्चों के नंबर आए, और 40 टू 50 कितने बच्चों के नंबर आए। अब यहाँ पे जब मैंने आप लोगों से ये पूछा तो आपने हैंड रेस करे, पहले मैंने पूरी क्लास को बिठा दिया, फिर मैंने बोला कि चलो भाई हैंड रेस करो किसके 0 से 10 के बीच में नंबर आए हैं, तो 5 बच्चों ने हाथ खड़े करे। फिर मैंने बोला कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो मान लो यहाँ पे 100 बच्चों ने हाथ खड़े करे। फिर मैंने बोला 20 टू, नहीं 100 तो ज्यादा हो गया, 100 नहीं, चलो 50, ठीक है। फिर मैंने बोला 20 टू 30 कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो आपने बोला 100 बच्चों के नंबर आए हैं। फिर मैंने बोला 30 टू 40 कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो आप लोगों ने बोला कि 25 बच्चों के नंबर आए हैं। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने पूछा 40 टू 50 कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो आपने बोला 20 बच्चों के नंबर आए हैं। तो इस तरीके से अब अगर ये मैं किसी को दिखाऊंगी तो वो ये देख के बोलेगा कि हाँ यार सबसे ज्यादा 20 टू 30 के बीच में बच्चों के नंबर आए हैं, मतलब एवरेज मार्क्स आए हैं सबके, तो मतलब क्लास एवरेज परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अगर 30 टू 40 और ये ज्यादा होता तो क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर ये वाले दोनों ज्यादा होते तो क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सो दिस इज ग्रुप्ड डेटा, कि जब हम अपने डेटा को ग्रुप में बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप कहीं गए हो, कोई वेरिफिकेशन के लिए गए हो, तो उन्होंने बोला कि जो भी 20 से 30 ईयर्स की एज में है वो पहले आ जाओ, फिर 30 टू 40 वाले आ जाओ, फिर 40 टू 50 वाले आ जाओ, तो एज ग्रुप में डाल दिया। अब ये 0 टू 10, 10 टू 20 का मतलब क्या है बेटा, कि 10 टू 20 का मतलब है जिसके 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नंबर आए हैं, वो सब के सब इसमें हैं, समझे। 19.5 भी, 18.5 भी, 17.5 भी, वो भी सब जो बीच में नंबर आए हैं वो। अब आपके दिमाग में एक चीज आती है कि मैम 10 तो यहां भी है, 10 तो यहां भी है, तो जिसके सिर्फ 10 नंबर आए हैं, एग्जैक्टली 10 नंबर आए हैं, वो कहां जाएगा, तो बेटा वो हमेशा जाएगा जहां पे 10 शुरू हो रहा है, मतलब इस वाले में। अगर मैं पूछूं कि जिसके एग्जैक्टली 40 नंबर आए हैं तो वो किस वाले में जाएगा, वो जाएगा इस वाले में, ठीक है। तो हमेशा कहां जाता है, जहां पे वो चीज नीचे आती है, बेसिकली स्टार्ट करती है चीज को। चलो भाई अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल बेटा हम लोग क्या होता है, वेरिएबल हमें पता है जो वैल्यूज चेंज करता रहता है। अ क्वांटिटी व्हिच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड वेरिएबल। हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल पढ़ा है, तो वेरिएबल हमें पता है भाई जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, a variable which can take any numerical value within a certain range is called continuous variable, जैसे कि wages of person, heights of children, rainfall records in different cities। बेटा heights कैसे, किसी की 175 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की 175.2 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की 175.15 सेंटीमीटर हो सकती है, तो वो कोई भी वैल्यू बीच में हो सकती है। अगर मैं आप सबकी हाइट निकालूं तो वो कोई भी वैल्यू ले सकती है। अगर मैं यहाँ पे पीडब्ल्यू में सबकी इनकम निकालूं तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है दो नंबर्स के बीच की, राइट। मतलब डेसिमल्स में भी, पॉइंट में भी आ सकता है, बिकॉज पैकेजेस ऐसे बनते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बोले तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, जैसे कि एग्जाम्पल में ये। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास होता है डिस्क्रीट या डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल। अब भाई जो ऐसी चीजें होती हैं जो कोई भी नंबर नहीं ले सकती। अब भाई आप जूता खरीदने जाते हो, ठीक है, देखो बनवाते हो कस्टमाइज करवा के, वो अलग चीज है, बट अगर आप खरीदने जाते हो आपको पता है स्टैंडर्ड साइज होता है, या तो आपको 5 नंबर मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 7 मिलेगा, या 8 मिलेगा। आप जूते वाले को जाकर बोलोगे तो नहीं कि मुझे 7.25 नंबर का जूता दे दे, ऐसा नहीं होता है। अभी अभी कुछ कुछ ब्रांड्स 5.5, 6.5, 7.5 ये भी रखने लग गए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिल सकता है कि अगर आप वहां से जाके बोलो कि भाई मेरे को 5.125 नंबर का ही सिर्फ जूता चाहिए, तो वो तो बनता ही नहीं है,
राइट तो वो कस्टमाइज करवा के बनाना पड़ेगा, सो दैट इज वन पॉइंट, राइट। अब भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितने भाई बहन है, या आप कितने भाई बहन हो, आप कितने सिबलिंग हो, तो आप बोलोगे मैम मैं अकेला हूं, 1 हूं, या आप बोलोगे मेरे एक बड़ा भाई है या बहन है, 2 है, या हम लोग 3 भाई बहन है तो 3 है, राइट। कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा मैम हम लोग 2.5 भाई बहन है। मतलब कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये भी आपका क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये कोई भी नंबर नहीं ले सकता है। अब टीचर आपको पेपर में मार्क्स देती है, ठीक है, अब या तो आपके नंबर देखो 20 में से या तो 19 आ सकते हैं, या 19.5, या 17, 17.5, 18, 18.5, आपके 17.6215 नंबर तो नहीं आए कभी, समझ रहे हो। तो ये भी एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल है, मतलब कि कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो वो नंबर्स के बीच में लेता है, एंड दैट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। अब यहाँ पे रॉ एंड अरेड डेटा हम पढ़ चुके हैं बेटा, कि जब हमारे पास इस तरीके का डेटा होता है, दिस इज रॉ डेटा, इस डेटा को अगर हम अरेंज कर दे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये डेटा हमारे पास क्या बन जाता है, अरेड डेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है बेटा, टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स हमें पता है क्या होता है, जब हम डंडे 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 बुम करके 5 का एक ग्रुप बना के फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कि भाई कितने लोगों को चिप्स पसंद है, ठीक है, कितने लोगों को चॉकलेट पसंद है, और कितने लोगों को यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद है, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं तो मान लो कि भाई 10 लोगों ने बोला कि हमें चिप्स पसंद है, 15 लोगों ने बोला चॉकलेट पसंद है, और 7 लोगों ने बोला सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है। अब इसको टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है बेटा, कितनी बार क्या आ रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, कि चिप्स कितने लोगों को पसंद है वो चिप्स की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, चॉकलेट कितने लोगों को पसंद है वो चॉकलेट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मोमोज मुझे पसंद है तो वो मेरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब चिप्स 10 लोगों को पसंद है तो टैली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे बेटा, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा एंड 5 से एक 5 का बंच बना दिया, ठीक है। ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गया 10। चॉकलेट 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हो गया 15। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक 7, तो इसको कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये यहां से हमारे पास क्या निकल के आता है, चिप्स का, चॉकलेट का, सॉफ्ट ड्रिंक का टैली मार्क्स। तो इसको बोलते हैं टैली मार्क्स, सिंपल है बहुत, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि 1, 2, 3, 4, 5 के लिए ऊपर से नीचे कट, और ऐसा नहीं है कि बेटा ऐसा वाला कट लगा दो, नो, ये वाला कट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम जाएगा। इतनी बात चमकी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो आगे चलते हैं यहाँ पे, और आगे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बेटा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है, तो उस डेटा के अंदर जिसकी बात हो रही है, मान लो कि इस डेटा के अंदर मैं बोलूं कि एक कितनी बार आ रहा है, तो आप गिनोगे भाई एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो जो 1 नंबर है वो 3 बार आ रहा है, तो जितनी बार वो नंबर आ रहा है वो उसकी क्या हो जाती है बच्चा, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है, तो जो 4 है वो 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि इफ इट इज अ नंबर व्हिच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स इज अ पर्टिकुलर डेटा अपीयर, कि भाई वो एक नंबर कितनी बार अपनी शक्ल दिखा रहा है, कितनी बार वो आ जा रहा है, बार 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 बार, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर ये है, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ 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 कि हार्ट कितनी बार आ रहा है, तो भाई हार्ट जो है वो 1 टाइम आ रहा है, हार्ट जो है वो 2 टाइम आ रहा है, तो हार्ट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला ईमो कितनी बार आ रहा है, तो आप देखोगे कि भाई ये वाला ईमो आ रहा है 1 टाइम, ये आ रहा है 2 टाइम, ये आ रहा है 3 टाइम, ये आ रहा है 4 टाइम। तो हमारे पास ये वाला ईमो कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला ईमो
ये वाला इमो कितनी बार आ रहा है? तो आप देखोगे कि भाई ये वाला इमो आ रहा है 1 टाइम, ये वाला इमो आ रहा है 2 टाइम्स और ये आ रहा है 3 टाइम्स। तो कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। तो इसकी 3 क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी? सिंपल चमका कि भाई कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। चलो भाई, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? अ टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा शोइंग द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई अगर मैं यहां लिख दूं कि भाई मान लो उसमें 1 जो है वो 3 बार आ रहा था, 2 जो है वो 4 बार आ रहा था, और अगर इसको मैं ऐसा टेबल में बना दूं, यहां पे मैं ऊपर लिख दूं नंबर, यहां पे मैं लिख दूं ऊपर फ्रीक्वेंसी, बस यही हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है इसको टेबल में करके दिखा दो, बस यही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ टेबल शोइंग डेटा विद a corresponding frequency is called frequency distribution. A table showing data of its respective frequency is called frequency distribution. ले, ये कोई बात हुई? चलो आगे। अब जैसे कि ये है, ठीक है, अब ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इन्होंने टेबल तो बना दिया और टेबल बना के नंबर ऐसे ही फैला के लिख दिए, ठीक है। अब अगर मुझे इसका अच्छा सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? मुझे कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? मुझे दिख रहा है 3, 4, 5, 6। तो यहां पे मैं ऊपर क्या लिखूंगी? नंबर। कौन सा नंबर नजर आ रहा है? 3, 4, 5 और 6। और इस साइड में क्या लिखूंगी बेटा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। इस साइड में यहाँ पे क्या लिखूंगी? फ्रीक्वेंसी। तो भाई एक नंबर हो गया 3, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा 4 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 और 3। 4 भी 3 बार आ रहा है, 3 4 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है। अब 5 का 6 बार आ रहा है, आओ देखते हैं। 1, 2, 3, 4। तो 5 आ रहा है कितनी बार? 4 बार। और 6 आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 6 आ रहा है कितनी बार बेटा? 8 बार। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल डिम्पल। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे डेटा की बात होती है तो 2 टाइप के डेटा। अब देखो, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा कुछ इस प्रकार का नजर आता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ग्रुप्ड डेटा होता है जहां पे हाँ this to this, 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 this to this बनाते हैं। अब भाई अगर हम this to this बनाते हैं तो वो 2 तरीके के होते हैं। कैसा? एक आपको दिख सकता है इंक्लूसिव, एक आपको दिख सकता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है बेटा? यहां पे 1 to 10, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होता है 10 to 20। अब मैं बताती हूँ, देखो इंक्लूसिव में जो आपको डेटा देखने को मिलेगा वो ऐसा है कि 1 to 10, फिर 11 to 20, फिर 21 to 30, फिर 31 to 40, 41 to 50। अब देखो आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। पिछली बार जब हमने ग्रुप डेटा बनाया था तो हमने ये देखा था कि भाई इसके एंड में जो आ रहा है वो नीचे की स्टार्टिंग होती है, पर यहां नहीं है, यहां गैप है। तो ऐसे ही डेटा को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेटा। एक्सक्लूसिव जैसे मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 बेटा, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब अगर यहाँ पे इन्हीं 2 डेटास की बात की जाए तो ध्यान से देखो, वो 10 पे शुरू है लेकिन 11 पे खत्म है। ये 10 पे खत्म है, 10 से शुरू है, 20 पे खत्म है, 20 से शुरू है, 30 पे खत्म है, 30 से शुरू है। तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म, उसको कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। बस इतना याद रखो। अब हम लोग समझते हैं क्लास इंटरवल के बारे में। आ जाओ, अभी मैंने क्या बताया बेटा? 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इतना ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हर एक चीज है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यहाँ पे जो ये हर एक चीज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे ये क्या है? एक क्लास इंटरवल। ये क्या है? दूसरा क्लास इंटरवल। ये क्या है? तीसरा क्लास इंटरवल। ये क्या है? चौथा क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे यही क्या होते हैं बेटा? आपके क्लास इंटरवल्स। सिंपल टर्म है, क्लास इंटरवल समझ में आया। अब नेक्स्ट है क्लास साइज। अब भाई देखो, एक हमारे पास है मान लो 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30,
और दूसरी हमारे पास है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब भाई क्लास साइज क्या होता है बेटा कि क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप कितने का है। बहुत सिंपल सी बात है, क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप कितने का है, तो 0 से 10 के बीच में 10 का गैप है, 10 से 20 के बीच में भी 10 का गैप है, 20 से 30 के बीच में भी 10 का गैप है, तो इसका क्लास साइज कितना हो गया 10। अब यहां पे बात होती है, क्लास साइज को क्लास विड्थ भी बोला जाता है, तो अगर कहीं विड्थ देख लो तो कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है भाई, बीच में कितना गैप है 5 का, तो इस वाले क्लास इंटरवल का जो क्लास साइज है या बोला जाए कि क्लास विड्थ है, कितने का है 5 का है, ठीक है बच्चा। चलो अब आगे देखते हैं, यहां पे एक कोसान, यहां बोला है फाइंड द एक्चुअल लोअर क्लास अपर क्लास लिमिट्स एंड मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास, ठीक है। अब भाई देखो, अब यहां पे बोला है कि भाई एक्चुअल कितनी है, फाइंड द एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट्स अपर क्लास लिमिट्स। अब भाई देखो, ये यहां पे क्या है 10 to 19 है, ये कितना है, ये यहाँ पे 20 to 29 है, ये यहाँ पे कितना है 30 to 39 है, ये यहाँ पे कितना है 40 to 49 है। इतनी चीज क्लियर है, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। अब आपसे इसी में पूछा जाए बेटा कि क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट होता क्या है, देखो अगर हम बात कर रहे हैं 10 to 19 की, तो बाल नहीं संभलते, मैं गंजी हो जाऊंगी किसी दिन, फिर आप बोलना सच में किसी एक क्लास में मैं आऊंगी और आपको मेरे पूरे बाल उड़े हुए दिखेंगे, गंजी हो जाने वाली किसी दिन। तो यहाँ पे देखो 10 to 19 है, ठीक है। अब 10 to 19 में जो 10 है, जो छोटा नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, जो बड़ा नंबर है इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। 20 to 29 में जो छोटा नंबर है इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, ये जो बड़ा नंबर है इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। 30 to 39 में बेटा लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। मिड वैल्यूज बतानी है, मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, 10 और 19 के बीच में क्या आता है, 10 और इसको एडजस्टमेंट में जब अभी हम सीखेंगे तब हम एक्चुअल भी सीखेंगे, ठीक है। 10 to 19 के बीच में बेटा क्या आता है, देखो कैसे निकालेंगे, 10 plus 19 divided by 2 which is equals to 29 by 2 which is equals to 14.5। यहां पे कितना आ जाएगा 24.5, यहां पे कितना आ जाएगा 34.5, यहां पे कितना आ जाएगा 44.5, और यही क्या हो जाएंगे इन दोनों के बीच के वैल्यूज, मिडिल वैल्यूज, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, अब जैसे कि ये है फाइंड द एक्चुअल लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड ऑल्सो द क्लास मार्क। अभी मैं आपको इसी सिखा रही हूं, अभी जब इसके बाद हम एडजस्टमेंट सीखेंगे बेटा, एडजस्टमेंट में फिर हम सीखेंगे कि कैसे इनको कॉन्टिन्यूअस बनाया जाता है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास है बेटा 1.1 से 2.0, 2.1 से 3.0, 3.1 से 4.0। अब यहाँ पे बेटा बात की जाए तो ये हो जाएगी लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। चमका इतना, तो ये हो जाती है सारी लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्लास मार्क। अब 1.1 और 2.0 के बीच में क्या आता है बेटा, कैसे निकालोगे, 1.1 plus 2.0 divided by 2 which is equals to 3.1 divided by 2 which is equals to 1.55। अब ये कितना हो जाएगा 2.55, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 3.55। सिंपल काम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे इसके लिए बोल रहा है कि एक्चुअल क्लास लिमिट बताओ, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, साइज ऑफ थर्ड क्लास। इसको हम अभी करते हैं, पहले हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सीख लेते हैं, ठीक है। हम एडजस्टमेंट सीखेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। डन डन। चलो अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है बेटा, कि जब हमारे पास एक डेटा होता है, ठीक है, उसको हम पहले एक हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं।
पहले हम नीचे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम के मिड वैल्यूज को ज्वाइन करके हम एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे जैसे कि ये है। अब यहां बोला है इस डेटा के लिए आप क्या करो, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। बस आपको सिंपल सा काम क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको बनानी है एक एक्स एक्सिस, ठीक है, उसके बाद आपको बनानी है एक वाई एक्सिस, राइट। दिस इज ओरिजिन, दिस इज हमारी एक्स एक्सिस और भाई ये है हमारी वाई एक्सिस। अब जो भी क्लास इंटरवल आपको दिख रहे हैं वो नीचे दिखते जाओ। दैट इज मान लो ये वाला है 0 से 4, ठीक है, ये है 4 to 8, 8 के बाद हमारे पास है 12, 12 के बाद है हमारे पास 16, 16 के बाद है हमारे पास 20, 20 के बाद हमारे पास 24 एंड 24 के बाद कुछ नहीं है तो हम 28 लिख देते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी देखो, अब मैंने क्या सिखाया है कि फ्रीक्वेंसी जब भी वाई एक्सिस पे प्लॉट करो तो ऐसा नहीं है यही नंबर उठा के लिख दो भाई, आपको एक ऐसा टेबल चलाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे नंबर 2 के टेबल में आ सकते हैं तो आप यहाँ पे 2 का टेबल चला दो। अगर आपको लग रहा है सारे नंबर 3 के टेबल में आ सकते हैं तो आप 3 का टेबल चला दो। अगर आपको दिख रहा है कि भाई ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें ये सारे नंबर आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे स्पेसिफिक रहता है कि जिसमें मेजॉरिटी आ रही है वो कर लो। तो यहाँ पे 4, 10 और 6 जो है ये 2 के टेबल में कॉमन है तो हम 2 का टेबल लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2, दिस विल बी 4, दिस विल बी 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 16। अब बस हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। आई होप कि आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाना याद हो। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, 0 से 4 तक 4 है बेटा, 0 से 4 तक क्या है, 4 है, तो 0 से 4 तक क्या बना दिया, 4 तक का हाइट बना दिया। अब 4 to 8 तक 7 है बेटा, अब 7 कहां आएगा हमारे पास, 6 और 8 के बीच में, तो 6 और 8 के बीच में हमने क्या किया, 7 बना दिया। अब 8 और 12 कितना है, 10, सो 8 से 12 कितना है, 10 है, तो 8 से 12 तक कहां ले गए बच्चा, 10 ले गए। अब यहां पे 12 to 16 कितना है, 15, 12 to 16 कितना है बच्चा, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 ले गए, ठीक है। 16 to 20 कितना है, 11, अब 16 to 20 कितना है, यहाँ पे 11 है और ये हमारा 10 और 12 के बीच में आ गया। और 20 to 24 कितना है, 6 है, 20 to 24 हमारे पास 6 है तो इसको यहाँ पर 6 पे ले आए। पर ये तो अभी हमने हिस्टोग्राम बनाया है, अब इस हिस्टोग्राम से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सीखेंगे। अब आपको पता है कि ग्राफ में आपके पास 1 सेंटीमीटर का वो बॉक्स होता है और उसके बीच में भी एक डार्क लाइन जाती है, ठीक है। तो आपको इस बार के बीच में जहां पे वो डार्क लाइन दिखे इसको पॉइंट कर दूं, इसको पॉइंट मिड, इस बार का मिड पॉइंट बेटा, इस बार का मिड पॉइंट, इस बार का मिड पॉइंट, इस बार का मिड पॉइंट। और इन सारे मिड पॉइंट्स को क्या करो आप चाहे तो स्केल से या तो बेटा फ्री हैंड आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, या तो स्केल से या तो फ्री हैंड आप इनको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। बस तो ये जो लाइन आपकी बनी है इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप चाहे तो इसको यहाँ 0 से, क्योंकि 0 से 4 है तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो बस यही आपका क्या बनता है बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हो, समझ में आई हो। अब नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा, एडजस्टमेंट। अब भाई ये तो माँ बाप भी सिखाते हैं, है ना, कि भाई जिंदगी का नाम है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करते चलो, शादी हो जाएगी, शादी के बाद एडजस्टमेंट्स करोगे। तो ये शब्द तो हम बहुत सुनते आए हैं, है ना, मम्मी ये वाले जूते पसंद नहीं आ रहे बेटा एडजस्ट कर लो। तो ये शब्द तो भाई हम सुनते ही आए, ये तो हमारी जिंदगी में ऐसा हमारे साथ साथ हमारी परछाई बन के चल रही है। पर अब स्टैटिस्टिक्स को क्या मजबूरी थी कि इसको भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी थी। अब जैसे कि बेटा जो भी डेटा हमारा कैसा होता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड दिस डिफरेंस डिवाइड बाय 2। अब देखो भाई, सबसे पहली बात एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना। अब एडजस्टमेंट करनी क्यों है, देखो पहले मैं बताती हूं। देखो मान लो हमें एक डेटा गिवन है 1 से 10, ठीक है,
फिर मान लो गिवन है 11 से 20, फिर हमें मान लो गिवन है 21 से 30। तो आपको ये दिख रहा है कि भाई ये यहाँ 10 पे खत्म हो रहा है, लेकिन 10 से शुरू नहीं हो रहा है, ये 11 से शुरू है। अगर आप पीछे वाला यहाँ पे डेटा देखोगे तो 0 से शुरू है, 4 पे खत्म है, और अगर ये 4 पे खत्म है तो ये 4 से ही शुरू है। तेरे प्यार पे खत्म, तेरे प्यार से शुरू, तो ये 8 पे खत्म है तो ये 8 से शुरू है, ये 12 पे खत्म है तो ये 12 से शुरू है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपस में ही खत्म शुरू खत्म शुरू खत्म शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अब ये डेटा हो गया भाई खड़ूस। अब ये डेटा ने बोला तू जहाँ पे खत्म कर रहा है मैं वहां से शुरू नहीं करने वाला, हट जा निकल। अब यहाँ पे बारी आती है भाई कि उसको मारा पीटा और उसको एडजस्टमेंट पे ले आए। फिर बोला कि अब भाई एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई एडजस्टमेंट कराते कैसे हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में दूरियां कितनी है। क्या देखते हैं कि हमारी जो पहली क्लास इंटरवल है उसके अपर लिमिट में और उसके नीचे जो क्लास इंटरवल है उसके लोअर लिमिट में डिफरेंस कितना है, भाई उन दो बंदों के बीच में दूरियां कितनी है। फिर हमने निकाला कि भाई ज्यादा दूरी नहीं है, 10 और 11 के बीच में जो दूरी है वो सिर्फ एक नंबर की है। किसकी है? सिर्फ एक की है। अब भाई हमने बोला कि यार सिर्फ इतनी सी दूरी है तो तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो ना यार, आपस में आगे पीछे आ जाओ। अब भाई यहाँ पे क्या हुआ, अब 10 ने बोला मैं तो 11 नहीं बनूंगा, 11 ने भी बोला मैं भी 10 नहीं बनूंगा, तो अब क्या करा जाए? तो हमने बोला कि यार चलो तुम दोनों ही थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो। दैट इज कि ये जो इनके बीच में गैप है बेटा, इसका आधा, जो इन दोनों के बीच में गैप है उसका आधा पहले वाले में ऐड कर देंगे और दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब अगर हम ऐसा करेंगे तो देखो क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, इसमें से सब्ट्रैक्ट, लोअर लिमिट में हर जगह से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में हर जगह पे ऐड करेंगे, और अपर लिमिट में हर जगह पे ऐड करेंगे। अब देखो 1 में से माइनस 0.5 किया तो क्या बना 0.5, 10 में प्लस 0.5 किया तो क्या बना 10.5, 11 में माइनस 0.5 किया तो क्या बन गया 10.5, ये क्या बन गया 20.5, 21 में माइनस 0.5 किया 20.5 और यहाँ पे 30.5। अब देखो ये जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है, कर ली भाई दोनों ने एडजस्टमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं एडजस्टमेंट का बेटा। मान लो हमारे पास एक डेटा गिवन है 3 से 6, ठीक है, या मान लो कुछ ऐसा गिवन है 4 से 8, ठीक है, फिर 12 से 16, फिर 20 से 24, फिर 28 से 32। ये डेटा हमें गिवन है। अब मैंने आपसे क्या बोला बेटा, सबसे पहले देखो दूरियां कितनी है ना भाई, ये तो पता करना जरूरी है कि भाई दूरी कितनी है। तो हमें यहाँ देखना है कि पहले इंटरवल के अपर लिमिट में और दूसरे इंटरवल के लोअर लिमिट में दूरी कितनी है। तो यहां से हमने देखा भाई कि 8 और 12 के बीच में जो दूरी है वो 4 की है। किसका गैप है? 4 का गैप है। अब मैंने क्या बोला कि भाई जितने की दूरी है उसका आधा कर दो और उसके आधे को, जो भी उसका आधा करके आया, जो भी बेटा डिवाइड बाय 2 करके आया, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में सॉरी 2 है ना, नॉट 4 4 4 4 4 4 4 नहीं, -2। देखो लोअर लिमिट में हर जगह पे -2 -2 -2 -2, यहां हर जगह +2 +2 +2 +2। अब देखो 4 में से 2 माइनस हुआ तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो 4 में से 2 माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, और 8 में 2 प्लस हुआ तो 10, फिर 12 में से 2 माइनस हुआ तो 10, 16 में 2 प्लस हुआ तो 18, 20 में 2 माइनस हुआ तो 18, 24 में 2 प्लस हुआ तो 26, और ये कितना हो जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा 34। तो इस तरीके से हम इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं, एडजस्टमेंट करवा देते हैं। वाह वाह। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे अब ये है,
यहाँ पे 10 to 14 है, 15 to 19 है, इसको हम कैसे प्लॉट करें? नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है तो इसको हम प्लॉट नहीं कर सकते। हमें पहले इस डेटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करानी पड़ेगी। अब भाई 14 और 15 के बीच में कितने का गैप है? 1 का। तो 1 का आधा मतलब 0.5, 10 में से माइनस करो, कितना आ गया? 9.5, इसमें ऐड करो 14.5, 15 में से आधा माइनस करो 14.5 टू 19.5, फिर ये हो जाएगा 19.5 से 24.5, फिर वो हो जाएगा 24.5 से 29.5, फिर वो हो जाएगा 29.5 से 34.5। और यहाँ पे ये कितना है? 5 है, 8 है, 12 है, 9 है और 4 है। फ्रीक्वेंसी वही लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आती है? यहाँ पे हमारे पास ये चीज आती है कि अब इसको प्लॉट करना है। और अब प्लॉट किसको करेंगे बच्चा? ये डेटा को, ना कि ये डेटा को। सिंपल, फिर से बनाओ अपना एक्स एक्सिस, यहां बनाएंगे वाई एक्सिस। अब 9.5 से 14.5, पहले यहां 0 है, 0 से जाएगा 9.5, फिर जाएगा 14.5, 14.5 के बाद आपके पास जाएगा 19.5, 19.5 के बाद आपके पास जाएगा बेटा 24.5, 24.5 के बाद आपके पास जाएगा 29.5 और 29.5 के बाद आपके पास जाएगा 34.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5, 8, 12, 9, 4, 2 का टेबल ले लो अगेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। एक और ऊपर डाल दो अगर डलता है तो, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। 9.5 से 14.5 के बीच में कितना है बेटा? 5 है। 5 कहाँ है? 4 और 6 के बीच में, यहां बना दिया 5। अब 14.5 से 19.5 के बीच में कितना है? 8 है, तो यहां बना देंगे 8, ये बन गया हमारा 8। अब नेक्स्ट हमारे पास कितना है बेटा? 12 है, तो आओ 12 बनाते हैं। 12 जाएगा पूरा ऊपर तक फ्रॉम हियर। अब नेक्स्ट हमारे पास 9 है, 9 कहां पे आएगा बेटा? 8 और 10 के बीच में हमारा 9 आ जाएगा, राइट। और उसके बाद हमारे पास 4 है, फिर हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे 4 बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मिडल पॉइंट्स को, मैंने क्या बोला? मिडल पॉइंट्स को, इस वाले बार का मिडल पॉइंट, इस वाले बार का मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट एंड मिडल पॉइंट। अब बेटा यहाँ पे देखो 0 से 9.5 के बीच में 9.5 का गैप है और 9.5 से 14.5 के बीच में कम गैप है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में एक किंक बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? स्टार्टिंग में एक किंक बनाएंगे ताकि हम यूनिफॉर्मिटी ना दिखा सके। अब बस इन पॉइंट्स को क्या करेंगे बेटा? फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, फ्री हैंड से कर लो, स्केल से ज्वाइन करना है, स्केल से कर लो, जिससे तुम सुंदर बना पाओ। और ये हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स इट। ठीक है, बस यही है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हमने क्या सीखा कि भाई पहले हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम के हम लोग सुटेबल क्लास इंटरवल्स लेने हैं। अगर एक इंक्लूसिव फॉर्म में डेटा गिवन है उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हमें बार ग्राफ बनाने हैं, बार ग्राफ नहीं बनाने, हिस्टोग्राम बनाने हैं, हिस्टोग्राम के बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम के बार के मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते जाना और हमको क्या मिल जाएगा? एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। चलो भाई, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मीन के ऊपर, जो कि बहुत लोग होते हैं आज की दुनिया में, पर ये वो वाला मीन नहीं है। ये वो वाला मीन भी नहीं है जो आपकी क्रश आपके साथ हो जाती है। ठीक है, ये कौन सा वाला मीन है? जो मैं आपके साथ कभी नहीं होती हूँ, है ना भाई? अब यहां बात की जाए मीन के बारे में, तो यहाँ पे जो मीन है आपके, दैट इज जस्ट द एवरेज ऑफ नंबर्स। और एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत सिंपल सी कहानी है। आ जाओ भाई, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है? इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा इज डिक्रीज बाय 15, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 15 से डिक्रीज हो जाएगी तो मीन भी 15 से डिक्रीज हो जाएगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है? इफ द मीन ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैंने क्या बोला? देखो भाई, मीन को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं एक्स
और उसके ऊपर एक छत डाल देते हैं। जो हमारे एक्स होते हैं वो मीन होते हैं और उनके ऊपर हम लोग एक छत डाल देते हैं ताकि हम उसके ऊपर चढ़ सकें आगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है द मीन ऑफ x1 x2 इज 12.5। अब हमें क्या बोला है कि जो मीन है किसका बेटा, x1 और x2 का। मैंने क्या बोला, दो नंबर का मीन कैसे निकलता है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो भी नंबर्स हैं उनका सम कितना है अपॉन कितने नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, कितने नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहां बोला है कि दो नंबर्स है x1 और x2, इनका मीन दिया है 12.5। बेटा सम क्या होगा यहाँ पे, x1 प्लस x2, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, 2। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि ये जो x1 और x2 है इनका सम यहाँ पे कितना है बेटा, 25। मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि दो नंबर जो x1 और x2 है उसका जो सम है यहाँ पे वो कितना है, 25 है। अब नेक्स्ट नंबर बोला है कि तीन नंबर का सम, तीन नंबर का सम बोले तो तीन नंबर का मीन, तो यहाँ पे हमें मीन 2 बोला है। अगेन मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे 16 किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब अपॉन क्या करेंगे बेटा, 3 करेंगे। क्यों 3 करेंगे, क्योंकि कितनी ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 एंड x3, 3 है। हमें क्या निकालनी है, x3 की वैल्यू। ये बेटा यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 48 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। हमें पता है कि x1 और x2 की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो यहां से x3 कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, 48 माइनस 25 विच इज इक्विवेलेंट टू 23। तो यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 23। सिंपल है। चलो आगे पहले नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये है। अब यहां बोला है मीन निकालो। सिंपल है, मीन कैसे निकालेंगे बेटा, मीन हम लोग डिनोट करते हैं x बार से, विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना हो जाएगा, 43 प्लस 51 प्लस 50 प्लस 57 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। बहुत सिंपल है, ऐड करेंगे बेटा, यहां पे 3 और 7 10 हो जाएगा, 14 वाह 15 1 आ गया। ठीक है, 5 5 25 255 बाय 5, तो यहां से मीन कितना आ जाएगा बेटा, 51। एज सिंपल एज दैट। तो यहां से मीन कितना आ गया हमारे पास, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। बेटा पहले 6 नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं, What are the first 6 natural numbers? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 divided by 6. अब यहां पे करो 6 plus 6 12, रुको 6 10 10 15 15 5 20 21, so 21 by 6। 21 by 6 को अगर हम सॉल्व करें तो 3 7s are 21, 3 2s are, और कितना आ गया, 3.5। ये हो गया आपका मीन ऑफ नंबर्स। सिंपल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है बेटा, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे बोला है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। क्या बोला है कि भाई मीन क्या होता है, हमें पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पे बोला है कि भाई 5 नंबर का, कितने नंबर का, 5 नंबर का जो मीन है वो कितना है, 18 है। बेटा जब भी आपको मीन गिवन हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन हो तो यहां से आप एक सिंपल चीज निकाल सकते हो, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जब आपको मीन गिवन होगा और जब आपको एक क्या गिवन होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहां से आप इसको बस यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दो और यहां से आपके पास क्या आ सकता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना आ गया यहां से निकल के, 90। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर एक नंबर को हटा दे, मतलब कि पहले जो कितने नंबर थे, 5,
तो अब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई? अब कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई? एक नंबर को हटा दिया तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई वो हो गई 5 - 1 विच इज इक्वल्स टू 4। अब अगर एक नंबर को हटा दे द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स बिकम 16। अब हमें पता है कि न्यू मीन जो होगा वो भी क्या होगा भाई? सम ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीन कितना है? 16 है। सम कितना है? नहीं पता, लेकिन अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए? 4, क्योंकि जो यहाँ 5 थे वो यहाँ 1 हटा दिया गया। तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए कितना? ठीक है, तो यहां कितना आया? सम आ गया 64। अब बेटा देखो, जब वो 5 नंबर थे तब उनका सम आ रहा था कितना? 90। अब वो सिर्फ 4 नंबर है तो उनका सम आ रहा है कितना? यहाँ पे 64। तो वो नंबर क्या होगा? 90 में से 64 माइनस कर देंगे और 26 जो है उस नंबर की वैल्यू आ जाएगी। और वो नंबर यहां से कितना निकल कर आएगा बेटा? 26। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट यहां पे क्या बोला है कि भाई इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 11 फाइंड एक्स। सिंपल है, हमें पता है मीन क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन यहां पे कितना गिवन है? 11। 11 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8। और कितनी ऑब्जर्वेशंस है बेटा? 1 2 3 4 5। कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 55 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5x प्लस 2 4 6 1 सेकेंड 6 20। तो यहां से कितना आ जाएगा? 35 इज इक्वल्स टू 5x और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और यहां से बेटा x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई? x केम आउट एज 7। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 7। अब भाई नेक्स्ट चलते हैं मीडियन। मीडियन के वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है। देखो, मीन एवरेज, मीडियन क्या है? मिडल वैल्यू। What is median? Median is the middlemost value of the data that is provided to you. For any set of given data, the median is the value of its middle term. Simple. अब भाई लेकिन यहाँ पे बात होती है कि भाई अगर n जो है ऑड है, अब यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि मान लो कि भाई 6 लोग खड़े हैं, सॉरी ऑड है, 7 लोग खड़े हैं, 9 लोग खड़े हैं, 11 लोग खड़े हैं। अब यहाँ पे अगर बेटा यहाँ पे जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने बच्चे खड़े हैं? 9 बच्चे खड़े हैं। तो मतलब जो n है यहाँ से क्या हो गया? ऑड आ गया। कितना आया? ऑड नंबर आया। व्हाट इज द ऑड नंबर हियर? 9 आया। ठीक है, अब इन 9 बच्चों में से अगर मैं बोलूं कि बेटा मीडियन क्या है, मीडियन बोले तो कि 9 बच्चों में से सबसे बीच में कौन खड़ा है, तो आप देखोगे कि मैम ये जो ब्लू टी शर्ट में है ना, ये जो है सबसे बीच में खड़ा है। बहुत क्लियर बात है। और जब ऑड एन हो, बेसिकली जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो बेटा, तो सिंपली उसका मीडियन निकालते हैं n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। अब ये 2th ऑब्जर्वेशन क्या होता है बेटा? देखो n कितना है? 9 है। ठीक है, 9 + 1 अपॉन 2, दैट मीन्स 10/2, दैट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आ जाता है? मीडियन आ जाता है। कौन से केस में? जब n है ऑड हो। अब अगर हमारे पास n बेटा इवन हो, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो। अब यहां पे आप देखोगे तो हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशंस है। 8 एक इवन नंबर है। अब 8 ऑब्जर्वेशंस में यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बीच में कौन खड़ा है, तो आप बोलोगे कि मैम ये दोनों लोग बीच में खड़े हैं, ये दोनों लोग यहाँ पे बीच में खड़े हैं। अब बेटा 2 लोगों को तो मीडियन नहीं बना सकते। अब मैं बोलूंगी कि इन दोनों के बीच में भी जो वैल्यू आ सकती है वो मीडियन होगी। अब वो कैसे निकालेंगे? एक तो हम वो निकालेंगे सिंपल, किससे? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब इसका मतलब क्या है कि आप पहले देखोगे कि भाई बीच में कौन सी 2 वैल्यूज आ रही हैं, और इन
इन दोनों के बीच का भी जो वैल्यू निकालोगे वो हमारा इवन नंबर के केस में मीडियन होता है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे बोला है मीडियन ऑफ नंबर्स। बेटा सबसे पहले मीडियन निकालते टाइम एक और चीज आपको दिमाग में बहुत जोरों से फिट करानी है, और वो चीज क्या है कि मीडियन हमेशा अरेड डेटा का निकलता है। अरेड डेटा का मतलब या तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो हमारे पास जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब इस डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। 4 है, 4 के बाद क्या है बेटा 6 है, 6 के बाद 8 है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद है 9, फिर है 1 2 3 10, ठीक है, 3 10 हो गए और 2 12 है। अब भाई देखो सबसे पहले क्या करना है, डेटा को या तो बच्चा असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है, अब देखना है कि कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि हमारा जो n है वो क्या है, ऑड है, तो बेटा यहाँ पे मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन निकलेगा यहाँ पे n+1/2th ऑब्जर्वेशन से। n+1 बोले तो 9+1/2th ऑब्जर्वेशन से, दैट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन से। तो 5th ऑब्जर्वेशन हमारा 5 हमारा मीडियन नहीं होगा, 5th ऑब्जर्वेशन हमारी मीडियन है, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। तो ये 5th ऑब्जर्वेशन हमारी मीडियन है, दैट मीन्स 10 हमारा मीडियन है। बस 5 लिख के आंसर मत छोड़ देना कि हाँ भाई 5 मीडियन है, नहीं, 5th ऑब्जर्वेशन यू हैव टू फाइंड। चमका, चलो नेक्स्ट यहां पे क्या बोला है कि भाई अगर ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो x की वैल्यू निकालो, और मीडियन भी गिवन है 63 है। अब भाई सबसे पहले देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, पहली चीज डन है। दूसरा कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने नंबर है 10। अब बेटा क्योंकि हमारा जो n है वो क्या है, इवन है, तो यहाँ पे मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकलेगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब n/2th बोले तो 10/2th, ठीक है, प्लस 10/2 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या है बेटा, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है x, 6th क्या है x प्लस 2, मीडियन कितना है 63, 63 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये वहां जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 126 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, इधर जाएगा 124 इज इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हुई बेटा 62, तो ये नंबर हो गया 62, ये नंबर हो गया 64। क्लियर है। तो हम इस तरीके से जब इवन हो तो कैसे निकालते हैं बेटा, इवन नंबर है तो n/2 करोगे, मान लो 12 है तो 12/2, 6th ऑब्जर्वेशन 6 प्लस 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अगर मान लो n 14 है तो 14/2 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 8th ऑब्जर्वेशन जो उसके जस्ट बाद आ रही है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अब यहां पे बोला है कि इन 10 numbers arranged in ascending order, increasing order, the 7th number is increased by 8, how much will the median be changed? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 10 नंबर है, ठीक है, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, ठीक है। अब हमें बोला है कि भाई जो इस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज जो 7th नंबर है उसको हमने किससे इंक्रीज किया, 8 से बढ़ा दिया। मतलब जो भी 7th नंबर था उसमें हमने 8 और जोड़ दिया। हमसे बोला है कि मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब भाई पहले मुझे एक बात बताओ, इवन है मतलब 10 नंबर्स है तो हमारे पास मीडियन क्या होगा 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, दैट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। मतलब इन दोनों की बात होगी, 7 की तो कोई मतलब ही नहीं है मीडियन से।
सेवेंथ टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है मीडियन से। तो जब सेवेंथ टर्म का कोई मतलब ही नहीं है मीडियन से, तो मीडियन पे क्या चेंज आएगा? नो चेंज। यहां पे मीडियन में सिर्फ तभी चेंज आएगा जब फिफ्थ या सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन के साथ छेड़छाड़ की जाए। अगर फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशंस के अलावा किसी भी नंबर में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो हमारे मीडियन पे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे देखते हैं। अब यहां पे बोला है द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। 18 है, x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है बेटा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई n कितना है? 9 है। 9 का मतलब ऑड है, तो यहां से मीडियन क्या होगा बेटा? सिंपल मीडियन यहां से निकलेगा आपके पास n+1/2th ऑब्जर्वेशन। मीडियन कितना गिवन है? 18। n+1/2th मतलब 9+1, 10/2th दैट मीन्स फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? x+5। तो यहां से इधर माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल 13 भाई। इतना सिंपल सा काम है। ठीक है। सो आई होप बच्चा कि हमने जितना भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में किया है आपको हर एक चीज एब्सोल्युटली क्लियर हो गई हो। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो प्लीज फील फ्री कि कमेंट सेक्शन में आप डालो। कोई भी कंसेप्ट या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। सो इसी के साथ हमारी टाइटन्स बैच का वन शॉट बेसिकली मैथ्स के लिए यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि इस सीरीज ने आपको बहुत हेल्प किया हो एग्जाम से पहले आपके रिविजन के लिए एंड फॉर एवरीथिंग। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हम लोग मिलेंगे और आगे आने वाले नए नए क्लासेस में। So till then, take care. Have a great time ahead. Thank you so much. Bye bye.